पिछले साल सूडान में भी लड़ाई युद्ध हुई थी। उस समय में भी करीब 86 लोग जो हैं उड़ीसा के हम वापस यहाँ ले पाए। और हाल ही में जब इजराइल में जब आक्रमण हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, उस समय उड़ीसा के 20 लोग थे। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि उड़ीसा जो है खासकर प्रधानमंत्री के लिए पर्सनली और हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। हम इसकी कल्चर को बहुत मानते हैं, इसकी इतिहास को बहुत मानते हैं और इनके इस स्टेट की टैलेंट और स्किल को हम इसको बहुत बल देते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आप लोग ये भी जानते हैं कि पिछले 10 साल में उड़ीसा के लिए बहुत स्टेडी, कंसिस्टेंट, बहुत भारी मात्रा में सपोर्ट मिली है। कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देखें, ये पिछले 10 साल में अगर आप ग्रांट्स, टैक्स शेयर और दी पब्लिक अंडरटेकिंग्स की ग्रांट्स मिलाएं, ये सब कुल मिला के ये 18 लाख करोड़ का सेंट्रल फंड्स जो है ये उड़ीसा स्टेट को दिया गया है। अब यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ के कारण। सागरमाला में 53 प्रोजेक्ट्स जो 54,000 करोड़ के हैं, ये सैंक्शन हुए हैं। 58,000 किलोमीटर हाईवे बने हैं यहाँ। अगर आप पाइपलाइंस की बात करें तो करीब 3,000 किलोमीटर की ऑयल और गैस पाइपलाइंस हुई हैं। 2 स्मार्ट सिटीज़ का निर्णय हुआ है जहाँ 99 प्रोजेक्ट्स तय किए गए हैं। तो इसके मैं आपके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य से उड़ीसा का कितना सपोर्ट किया है। अब इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि पिछले सालों में मोदी सरकार के होते हुए अलग अलग योजनाएं और अभियानें चली हैं। अब बहुत सारे जो हैं ये उसका लाभ उड़ीसा के नागरिकों को भी मिला है। जैसे कि किसान सम्मान निधि के तहत 33 लाख जो हैं अन्नदाता वो लाभार्थी हैं। जनधन में 1.4 करोड़ लोगों का बेनिफिट मिला है। आवास योजना जिस लेवल की होनी चाहिए थी उस लेवल की बनी नहीं, पर तब भी अगर आप ग्रामीण और अर्बन दोनों में लाएं तो करीब 2.7 लाख लोगों को घर मिले हैं। और श्रम योगी स्कीम में करीब 2 लाख लाभार्थी हैं। जो उज्ज्वला में जो हैं 53 लाख औरतों को अपने किचन में अब गैस सिलेंडर की सुविधा मिली है। तो ये मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। मुद्रा में भी करीब 4.87 करोड़ लोन्स जो हैं उनके अकाउंट्स खुले हैं यहाँ। और स्वनिधि में 54,000 बेनिफिशियरीज लाभार्थी हैं यहाँ उड़ीसा में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट आता रहा है, आता रहेगा, पर इसका अगर पूरा उपयोग करना है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कुछ स्कीम्स और कुछ जैसे आयुष्मान भारत यहाँ उस गति से वो यहाँ तो चला ही नहीं है। और कुछ और भी हैं जैसे किसान सम्मान निधि, इसका जो इसको कैसे आगे बढ़ाना है ये भी एक विषय है। पर ओवरऑल हम कहेंगे कि आज जो समय की मांग है ये है कि उड़ीसा स्टेट में ऐसी सरकार हो जो मोदी सरकार के अच्छे पार्टनर हो, कि उनमें उतनी एनर्जी हो, उतनी कमिटमेंट हो, उतना, क्योंकि इस स्टेट में इतने रिसोर्सेस हैं कि जितने रिसोर्सेस हैं उसकी तुलना में यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, उतने मैन्युफैक्चरिंग उतना आगे बढ़ा नहीं है। तो हमें पूरी अपेक्षा है कि यहाँ की पब्लिक जो है, यहाँ के मतदाता जो हैं, एक तो मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे दिल्ली में कि हमें अच्छे मार्जिन से वहाँ दिल्ली में संसद में हमारा बहुमत
इस समय उड़ीसा की मदद से हमारा टारगेट है 400 पार, और हमें पूरा विश्वास है कि उड़ीसा की पब्लिक, उड़ीसा के वोटर्स जो हैं हमें हमारा पूरा साथ देंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी चॉइस होगा कि यहाँ की सरकार जो है भाजपा की सरकार बनेगी, ताकि ये ऐसी सरकार जो उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना यहाँ रिसोर्सेस हैं, जो मैंने कहा लोगों की टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसके मुताबिक उड़ीसा जो है it will get its full potential, it will get an opportunity to work very closely and most effectively with Modi Sarkar in Delhi. So that is the expectation that we have from the coming elections, and I'm very confident that the people of Orissa will definitely repose their trust in Prime Minister Modi. Once again, I thank you all for joining me today. If there are any questions, I'll be very happy to answer. But let me summarize it in conclusion, that this is a state which has an enormous resource base. It has a tremendous culture. It is widely admired in the world and internationally. By making the Konark Wheel the branding of the G20 in the world, we have today helped to stir international interest today in coming to Orissa. We hope that there would be many more opportunities for the tourism industry also to grow here. As a foreign minister, I want to say that I have had an opportunity to appreciate the talent and the skills of the citizens of Orissa abroad. We are very grateful to them, but we also have always stood by our obligations to them. So this visit of mine is definitely to add my voice to those of my colleagues, to our Prime Minister who will be coming here, to our party president, to other senior colleagues, that the people of Orissa make the right choice when they go to vote, that they will vote to strengthen the hands of Prime Minister Modi in Delhi by helping us to get past 400, and that they will also vote in a government, vote in a Bhajpa government with which we in Delhi will be able to work very, very effectively. Once again, thank you very much. जयशंकर जी, आपको एक ऐसे बंदे से मिलाऊंगा जो बंदा आपसे सिंगापुर में मिला था। वो पत्रकार हैं, यहाँ समय के पत्रकार हैं। उन्होंने उस समय के रिकॉर्ड दिखाया कि उन्होंने आपकी उस समय इंटरव्यू की थी। तो आज के कार्यक्रम की जो शुरुआत है उन्हीं के प्रश्नों से शुरू करेंगे। ये लीजिए। नहीं, हाँ। जीतू भाई। इनको माइक। आप जो बताए थे, आप जो नेचुरल रिसोर्स के बारे में, वहाँ पे जो रिसोर्स तो ज़्यादा है, क्यों यूटिलाइज हुआ नहीं? देखिए, ऐसा है, आप जानते हैं, अब मैं अब ओडिशा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हमारे अलग अलग रिसोर्सेस हैं, मिनरल रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और नेचुरल रिसोर्सेस हैं। रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत है? एक तो अच्छे शासन की है, अच्छे गवर्नमेंट की है, फिर एक आपको क्लाइमेट चाहिए, अच्छा बिजनेस क्लाइमेट चाहिए, एक एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट चाहिए, एक भ्रष्टाचार फ्री क्लाइमेट चाहिए। तो ये सब चाहिए ना, तभी जो है ये रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होती है। आप देश में देखें, 10 साल पहले हमें कहा जाता था पूरे देश को कि भारत जो है फ्रजाइल 5 इकोनॉमी है, भाई ये लुढ़कने वाले हैं कहीं। आज जो है पूरी दुनिया आती है और कहती है कि आप तो टॉप 5 में हैं, टॉप 3 बनने वाले हैं। वैसे ही जैसे भारत के बारे में कहा जाता है, हम भी चाहेंगे कि ओडिशा के बारे में कहा जाए कि आज जो रिसोर्सेज जो हैं यहाँ, जो लोगों की टैलेंट और स्किल जो है, उसके मुताबिक जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो बाकी देश की अपेक्षा है उड़ीसा से, उससे आज
डिलीवरी जो है कम है। तो अगर एक एनर्जेटिक गवर्नमेंट आएगी जिसमें डेवलपमेंट की कमिटमेंट हो, जिसकी पॉलिटिकल लीडरशिप शार्प हो, जो दिल्ली के साथ जो कनेक्शन और अलाइनमेंट ठीक हो, और जिसकी नीति जो है, यहाँ की पॉलिसी, यहाँ का माहौल जो है ब्यूरोक्रेटिक ना हो परंतु सचमुच एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली हो, मुझे लगता है कि आपको जरूर इसका परिणाम मिलेगा। सर, मेरा आपको दो क्वेश्चन है, एक उड़ीसा की रिलेटेड है और एक हमारा भारत की रिलेटेड है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हमारा जो भारत सागर माला प्रोजेक्ट उड़ीसा में लास्ट 4 इयर्स वो शुरू हुआ है, इसका प्लानिंग शुरू हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। स्टेज 1 और 2 अभी भी पड़ा है। एक हमारा भारतमाला प्रोजेक्ट की क्वेश्चन है। सेकंड है सर, अभी ईरान और इजराइल दोनं अभी वार चल रहा है, इसमें हमारा इंडिया का स्टैंड क्या रहेगा और पॉलिसी क्या रहेगा? देखिए, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप जानते हैं, मैं इसका एग्जैक्टली मैं तो नहीं जानता जो आपका जो उदाहरण जो आपने दिया, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि देश में गति शक्ति के कारण, गति शक्ति एक ऐसा इनिशिएटिव है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं वो हर डिपार्टमेंट अपना एक के बाद एक करता था, अब सब चीज़ पैरेलल में हो रहे। अगर ऐसा कोई मामला फंसा हुआ है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि दिल्ली में अगर कहीं कुछ अटका है तो वहाँ तो लोग उसको ज़रूर उस पर नज़र डालेंगे और इसको निकालेंगे। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ हर जगह कि दुनिया जो है आज हैरान है कि किस तेज़ी से हमारी आज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही, कि आज हमारे देश में करीब हर दिन 30 किलोमीटर का रोड बनता है, 15 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक लगता है। तो बाकी और भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय विषय जो था ईरान और इजराइल का, देखिए ऐसा है कि उस पूरे एरिया में, खाड़ी में और खाड़ी के और भी पार, जो वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट जो कहते हैं, वहाँ आज युद्ध भी चल रहा है, तनाव का माहौल भी है। और क्योंकि हमारे लोग, और मुझे ये भी जानकारी है कि उड़ीसा के बहुत नागरिक भी वहाँ रोजगारी के लिए जाते हैं। अगर आप कुल मिला के देखें, आज करीब करीब हमारे 90 लाख नागरिक जो हैं उस क्षेत्र में रहते हैं, 90 लाख। अब हमारी कोशिश है कि उनका देखभाल किया जाए, कुछ हो जाए तो उनकी हम मदद करें। ये ज़मीन में भी हो सकता है, जैसे आप जानते हैं कोविड के समय में हमने बहुत, मोदी जी के वहाँ के जो शासन जो हैं, वहाँ के राजा जो हैं या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो मोदी जी की इतनी कदर करते हैं कि उस समय कोविड के समय उन्होंने इंडियंस के लिए बहुत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था। तो अभी जो है वहाँ जो हमारी जो कौम, हमारी जो समुदाय जो है, उनका ज़रूर हम मॉनिटरिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, पर जो हमारे लोग जो शिपिंग में काम करते हैं उनके लिए हमने बहुत एक इनिशिएटिव लिया है कि आज हमारे नौसेना के 21 जहाज वहाँ डिप्लॉय हुए हैं और उनका काम है कि वहाँ शांति रखना, कि वो पहरेदारी करते हैं ताकि जो मर्चेंट शिपिंग पे अटैक ना हो। पर हमारा ये भी कूटनीतिक क्षेत्र में ये प्रयास है कि हम जब ये तनाव थोड़ा बड़ा था, एक दूसरे पे अटैक भी हुआ था, तो मेरी खुद मोदी जी के कहने पे मैंने दोनों वहाँ देशों के विदेश मंत्री को फ़ोन भी किया और मैंने उनको ये भी मैसेज दिया कि पूरी दुनिया चाहती है कि आप लोग इसको आगे नहीं, आप इसको नहीं बढ़ाइए, कि आप इसमें जो है जिम्मेदारी के साथ आप इसको टेंशन को डाउन करिए, और यही हुआ इसके बाद। Sir, good afternoon, sir. I'm Sujit from Indian Express. Sir, my question is, I just want to know your ministry's effort to bring back the Indians who are used as cyber slaves in Cambodia. There are many, including some from Orissa also. So a report was published by your ministry that there are 5,000 Indians. Yes, I think the report that there were 5,000 Indians was, my understanding is that it was not accurate. The number was vastly exaggerated, but there are cases.
And where there have been cases, actually we have been very active. We have been very active in the embassy, our embassy in Cambodia, but also from Delhi through the foreign ministry. I have myself taken it up with the government out there. I know some of the people who have come back are also from Odisha. I want to tell you today, this is not only a problem in Cambodia. Same thing is happening in Myanmar, Thailand. Some people have also been taken to Russia, Ukraine. So we are very much on the alert, and in many cases where there are agents who have done this, I've given very clear orders. We will file cases against them. We will ask state governments to prosecute them. But you can be assured any case, members of press are here, anybody hears of any case, please let us know. It is our job, it is our duty to help these people and bring them back. Sir, Sorry? You see, where Pakistan is concerned, there is a history of cross-border terrorism. But you also know that till Modi Sarkar came, we were tolerating it, we were turning the other cheek, we were not acting. After Modi ji came, things have changed. You saw Uri, you saw Balakot. So we have made it very, very clear today that any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from India. Where China is concerned, in last 4 years, attempt has been made to put pressure on us by bringing lot of troops to the line of actual control. We have very strongly countered it. Today, many troops, thousands of troops of the Indian Army are on deployment in the line of LAC alongside the China. And we are very clear, we are there, we are strong, we are deployed. Any action we have to take as per circumstances, our armed forces will naturally be the best judge of it. But I want to say this, when it comes to national security, Modi government will never make a compromise. It can be cross-border terrorism from Pakistan, it can be pressure on the border from China, it can be terrorism we had in the past from Myanmar border before we did the land boundary agreement, even from Bangladesh. That we are very clear, for us, Bharat first, security first. There is no compromise. सारे जो बाइडेन जी ने जो कमेंट दिए हैं जीनोफोबिया, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? अगर आप कृपया आज की इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे तो मेरा रिएक्शन उसमें है, पर आप इकोनॉमिक टाइम्स के नहीं हैं तो इसीलिए मैं आपको अलग से मैं दे देता हूँ रिएक्शन। एक कि भारत ऐसा देश है, अगर आप पूरे दुनिया में ढूंढे ना, हम सबसे वी आर द मोस्ट ओपन सोसाइटी। आज तक मैंने इतना ओपन सोसाइटी, इतना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इतना डाइवर्स सोसाइटी कभी देखा नहीं। तो मैं ये कहूँगा दैट वी आर एक्चुअली not just not xenophobic, we are the most open, most pluralistic, and in many ways here the most understanding society in the world. Secondly, there was some talk about economic performance. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पे है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। Sir, my name is Jakhar Kumar Sahu. I am representing Asian Age and Deccan Chronicle. Now, in your presentation, you took a term, Asmita, Bharat's Asmita, that made Bharat Vishwaguru. Now, Prime Minister Narendra Modi is talking about Odisha's Asmita, and Prime Minister says that Odisha's Asmita is in danger. So said Home Minister Amit Shah. My question is that, do you see that Odisha's Asmita is in danger?
Secondly, the Prime Minister has said that Odisha has not made the progress in the way it should have made. And do you concur it? And thirdly, the Prime Minister has asked Odisha people to vote for BJP for rapid development. What would you say? What would you like to say on this? See, let me say, I have had the good fortune from the time when I was very young to have many friends, many fellow students from Odisha. They were the most talented, most skilled, really the best in the class, I would say. Given how, the talent of the people, given the resources of this state, the whole country has very high expectations of Odisha. Now, you know the reality out here. I don't have to tell you. I have just come on a visit. You live here. So, there is naturally disappointment that what is the expectation from Odisha? We have not seen. Now, regarding, what is the situation here? Naturally, a state which has this kind of rich heritage, culture, tradition, what is not there? If you look, some of the finest things in our history and culture is here. This is the land of Jagannath, it is the land of Lingaraj. So it is as I said, after Prime Minister had so many choices, why did he select Konark wheel as the symbol? That shows how much respect we all have for culture here. Now, such a proud culture is surely capable of producing representatives and leaders in its own right, no? So that is the point we are making. That a state like this has to be led by somebody who has come grassroots up from this state. Those are the right leaders and the right future of this state. Sir, this is Vijay Pradhan from New Indian Express. My question is that the Nepal government has now decided to redesign their 100 rupees note and redrawing their map, which include 3 places over which the India government is making also claim over it. What is your take on that? I saw that report. I have not looked at it in detail, but I think our position is very clear. Our position, with Nepal, we were having discussions about our boundary matters through a established platform. And then in the middle of that, they unilaterally took some measures on their side. But by doing something on their side, they are not going to change the situation between us or the reality on the ground. आप जो जिहाद करते हैं उनसे पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप ही मुझे बताइए, ये शब्द वर्ड जिहाद ये उचित है क्या? तो नहीं है तो आपको इसका खंडन करना चाहिए ना, तो करिए ना खंडन, मैं भी आपके साथ शामिल हूं इसमें। सर दिस इज BN साहू फ्रॉम संघर्ष न्यूज़। सर भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट अभी जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है तो सोशलिज्म के से अभी हम दूर जाके कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या? नहीं, देखिए, भारत एक इकोनॉमी है जहां ज़्यादातर इकोनॉमी जो है प्राइवेट सेक्टर है, पर भारत में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता के बाद 1992 तक जब रिफॉर्म का समय आया, कि उस समय एक विचारधारा थी, वो एक लेफ्ट विंग टाइप थी जो कांग्रेस पार्टी चला रही थी, जिसमें ये कंट्रोल राज, परमिट राज, लाइसेंस राज ये चलता था। और इसका असर आपने इकोनॉमी और देश में देखा कि उन्होंने देश का तबाह मचा दिया।
कि इकोनॉमी जो है हमारी बिल्कुल लुढ़क गई, इसके कारण हमें 1992 में रिफॉर्म करना पड़ा। अब 1992 के बाद हम सुधरते आए हैं। बीच में कुछ ऐसे समय थे जैसे जब अटल जी की सरकार थी, NDA 1 थी, उस समय ग्रोथ रेट ज़्यादा था। उसके बाद क्योंकि UPA सरकार की अलग अलग पॉलिसी थी, उनकी फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, उस टाइम भ्रष्टाचार भी बहुत था, तो उस टाइम और संकटें आई। पर 14 के बाद अगर आप देखें हमारी इकोनॉमिक दिशा जो है बहुत सकारात्मक है, बहुत इफेक्टिव है। ग्रोथ रेट, आप जैसे मैंने कहा, कोविड के बावजूद आज हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि बड़ी इकोनॉमीज़ में हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। पर ये आश्चर्य का विषय है कि ये सब होने के बाद आज जो है कांग्रेस पार्टी फिर से उस पुराने सोच कि हमें कंट्रोल राज लाना चाहिए, हमें हर चीज़ को कि सरकार तय करेगी, हम सर्वे करेंगे, आपकी संपत्ति को सर्वे करेंगे, ऐसी चीज़ें, ये बातें फिर से आ रही हैं। ये आश्चर्य का विषय है। ये फेल्ड पॉलिसीज़ हैं। ये नेहरू गांधी सरकार की फेल्ड पॉलिसीज़ हैं और ये फिर उसी फेल्ड पॉलिसीज़ को देश के सामने आगे रख रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं एक ही सवाल लूँगा, मैं आपके लिए एक्सेप्शन कर रहा हूँ। आपको देखिए मतलब क्या है, रोजगारी से मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट करता है। एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट करता है? हर काम, हर एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी जो है स्टेट नहीं करती ना, बिजनेस भी करता है। तो मैं नहीं कहता कि बिजनेस ही करेगा या स्टेट ही करेगा, दोनों करेंगे। दोनों की अपनी अपनी जगह है। आपको क्योंकि पब्लिक को मतलब क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो रोजगारी से। এবং এই কার্যক্রম পরে ইন্টেলেকচুয়াল সেল তরফରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସିକରି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ। ହେଲା, ହେଇଗଲା।